ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारी एनसीईआरटी बुक का, यहां से हमारा रियल फिजिक्स चालू होने वाला है। तो गाइस इस चैप्टर को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। बस इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो, छोटा सा वीडियो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, अब होगा फिजिक्स वॉर 2.2। आज के इस वीडियो में हम ग्रेविटी को फील करने वाले हैं। तो भाई ग्रेविटी का इंट्रो ले लो पहले भैया। ग्रेविटी होता क्या है? ये ग्रेविटेशन नाम की चीज है क्या भाइयों? ग्रेविटेशन नाम की ये जो चीज है ये क्या है? चलो तो अभी हम इंट्रो लेते हैं इसका, ठीक है। तो इंट्रो में इसका भाई कुछ नहीं है। ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ठीक है ना। ग्रेविटी को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। दो लोगों ने इसे बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया इसका, जिसमें से पहले थे हमारे न्यूटन साहब, उनकी क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरे साहब थे आइंस्टाइन। ओके, तो पहले सर थे सर न्यूटन और दूसरे सर थे आइंस्टाइन सर, अल्बर्ट सर, ठीक है ना। तो न्यूटन सर ने, ऐसाक सर ने हमसे क्या कहा? इजैक, नॉट, इट्स नॉट ऐसाक। ओके, तो न्यूटन सर ने क्या कहा? ग्रेविटेशन को कह लो या फिर ग्रेविटी कह लो, ग्रेविटी इज जस्ट अ फोर्स। अभी बताऊंगा इसके बीच में भी क्या अंतर है, पर अभी आप देखो बस, ग्रेविटी इज जस्ट अ फोर्स। ओके, तो इन्होंने कहा इस ग्रेविटेशन का हम एक नया नाम रखते हैं और इसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में अंतर क्या है, ये भी चीज हमें समझने की है। तो भाई ग्रेविटी होता क्या है? ग्रेविटी के लिए जो इसेंशियल कंडीशंस हैं उस पर ध्यान देना। ग्रेविटी के लिए जो इसेंशियल कंडीशंस हैं उस पर ध्यान देना कि ग्रेविटी के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना इसेंशियल है। एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना इसेंशियल है, तब हम ग्रेविटी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कह सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेविटी इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या है, तो ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। अगर दो बॉडी ही नहीं होंगी तो ये फोर्स नहीं होगा। और हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ मैटर। यहां पर बहुत ज्यादा बॉडीज है, उन बॉडीज के बीच में वो जो अट्रैक्शन का फोर्स है, वो जो एक दूसरे को अपने पास खींचती हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये कहा था न्यूटन जी ने, ठीक है। और अभी जो मैं दूसरी चीज आपको बताने वाला हूं आइंस्टाइन सर की, ये आपको कभी भी एग्जाम में यूज नहीं करना, बस जस्ट एक नॉलेज के लिए। ओके, तो आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं होता। ग्रेविटी एक फोर्स नहीं होता। ग्रेविटी इज नॉट अ पुश और अ पुल, ठीक है ना। ग्रेविटी कुछ फोर्स नहीं होता। इन्होंने कहा ग्रेविटी क्या है, मैं बताता हूं। तो इन्होंने कहा कि भाई, मैंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में एक टाइम की चादर बिछी हुई है। इन्होंने कुछ ऐसा डेफिनेशन दिया कि पूरे यूनिवर्स में एक टाइम की चादर बिछी हुई है। ध्यान से सुनना बात को, पूरे यूनिवर्स में टाइम की चादर बिछी हुई है और उस चादर के ऊपर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। उसमें से जौन सा ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से, ध्यान देना, जौन सा ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से उस चादर को नीचे की तरफ धकेल देता है, उसका उतना ही ग्रेविटी ज्यादा होता है, उसका उतना ही ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है। बट इसके ऊपर हमें स्टडी नहीं करना। ओके, हमें पढ़ना है न्यूटन वाला, ठीक है ना। तो अभी जो भी मैंने आपको आइंस्टीन के बारे में बताया, आइंस्टीन सर ने जो कहा अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, इसको आप कर दीजिए इग्नोर। जी हाँ, तो लेट अस स्टार्ट। तो इसका इंट्रो हो गया। तो ग्रेविटी के लिए क्या होना चाहिए भैया? एक अर्थ होना चाहिए। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि ग्रेविटेशन के लिए आपका एक अर्थ हो या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, उस सब में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते हैं। लाइक यू एंड मी, आप और हम, इतनी दूर आप बैठे हुए हैं और मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, तो हम दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो बी कंक्लूडेड एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी नहीं होगा, ग्रेविटी होगा मेरे और अर्थ के बीच में। अर्थ मुझे खींच रही है,
ठीक है ना, तो वो होगा ग्रेविटी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। मतलब एक अर्थ होना इसेंशियल है, दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मार्स हो सकता है, सन हो सकता है, हम हो सकते हैं, तुम हो सकते हो, ठीक है ना, कोई भी ब्लॉक हो सकता है, ये पेन हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बहुत बेहतरीन। चलो, तो ग्रेविटेशन का यही था इंट्रोडक्शन। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। सो लेट अस स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। नाम है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अप्रोक्स 1600 के पास दिया गया था, अप्रोक्स 1600 के अंदर ऐसा कुछ दे दिया था, ठीक है ना, 1600 ईयर के अंदर, ठीक है ना, अभी तो 2000 चल रहा है, ठीक है ना, 400 साल हो चुकी हैं इसे। तो था क्या भाई, था क्या, ये था कि इसने कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विद मास m1, विद मास m1, और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विद मास m2। ये दोनों अपने आप को यानी कि एक दूसरे के लिए ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को खींचा खींची कर रहे हैं, ठीक है ना, ये से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल पुल कर रहे हैं, ये उसे खींच रहा है, ये से खींच रहा है, ठीक है ना। तो इधर क्या है, इधर क्या, ध्यान देना, m1 और m2 के बीच में एक ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है। दिस ग्रेविटेशनल पुल इज ऑल्सो कॉल्ड भैया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए दो चीजें, दो फैक्टर डिपेंडेबल होता है फोर्स, ठीक है ना। तो उसमें पहला जो फैक्टर है भाई वो है मास इसका प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसका मास है m1, इसका मास m2, इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। दूसरा, इन दोनों की भैया दूरी कितनी है, ठीक है ना, मान लीजिए इनकी दूरी r है, तो हम कह लेते हैं f इज 1/r², ठीक है ना। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। That is not a radius, okay, this is the distance between two objects, it is not radius, it is not radius। बहुत कंफ्यूज हो गया आप लोग इसमें कि वो रेडियस है या फिर डिस्टेंस है, इट इज नॉट रेडियस, ठीक है ना, अभी के लिए वो रेडियस नहीं है, ठीक है ना, अभी के लिए वो रेडियस नहीं है, ओके ओके। तो देखिए भाई क्या है कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली मास इसके प्रोडक्ट के, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस, नॉट रेडियस, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहां से जो फोर्स आ रहा है इट इज Gm1m2/r²। ध्यान दीजिए जी क्या है, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होता है 6 इंटू में 10⁻⁻11 और यहां पर आता है 6.23 आई थिंक, ठीक है ना। और यहां से आप निकाल सकते हैं, न्यूटन इधर हो गया है ना, और किलोग्राम स्क्वायर इधर हो गया, और रेडियस मतलब मीटर स्क्वायर, तो इधर से इसका डायमेंशनल यूनिट निकल सकता है। तो ये हो गया भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। और अगर हम न्यूटन को भी एक्सपेंड करें तो न्यूटन एक्सपेंड होके अपना आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर सेकंड का स्क्वायर। हाँ, तो यहां पर हमारा किलोग्राम इधर है तो 1 किलोग्राम बचेगा, ठीक है भैया, 1 किलोग्राम बच गया। और ऊपर देखो मीटर 2 है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनल जो अपनी यूनिट आ रही है दिस इज मीटर स्क्वायर सेकंड का भी नेगेटिव में स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या फिर किलोग्राम इनवर्स कह लो, ठीक है ना। तो ये अपनी यूनिट आ रही है और ये अपना जी का वैल्यू, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है भाई,
6.67 इंटू 10 टू दी पावर 11 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 के इक्वल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो ये बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है। ओके, तो यहां पर अपना फोर्स का फॉर्मूला ये है। अब सुन लीजिए फॉर्मूला किस किस के लिए एप्लीकेबल है। ये जो आर है ना, ये रेडियस केवल डिस्टेंस, ये जो है ना आर, दिस डिस्टेंस इज नॉट जस्ट दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगा इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी होगी। ध्यान दीजिएगा, इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी इज कॉल्ड आर, स्मॉल आर, नॉट बिग आर। ठीक है ना? ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास की दूरी स्मॉल आर, केवल इतनी ही दूरी स्मॉल आर नहीं होगी। तो भैया सेंटर ऑफ मास हम किस किस का डिफाइन कर सकते हैं? स्फीयर का इजीली कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं उनका हम कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट टू पॉइंट मास हो जाएगा, डिस्क का हो जाएगा अच्छे से, डिस्क टू डिस्क, डिस्क टू स्फीयर। ठीक है ना? ऐसी चीजों का बड़ी ही आसानी से हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं यहां पर मेरे पास एक पॉइंट हो इस तरीके का, एक मेरे पास क्या है, स्केल है, और ये एक पॉइंट है। तो इतनी जो डिस्टेंस है दैट इज ए, एंड इतनी जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एल। तो यहां पर जो नीचे लगेगा वो लगेगा ए ब्रैकेट एल प्लस ए। ठीक है ना? ए ब्रैकेट एल प्लस ए यहां पर नीचे रिप्लेस हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है ना? और इससे ज्यादा फोर्स के बारे में और कुछ नहीं पूछेगा, और कोई कुछ भी नहीं पूछना, बस इतना ही है बहुत, फोर्स के लिए बहुत है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, वो यूनिवर्सल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना है? 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11, और फॉर्मूला है इसका Gm1m2 बाय r का स्क्वायर। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं Gm(m)r स्क्वायर। और जो हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया, लाइक दैट ऑफ केस, ठीक है ना, इस तरीके का जो केस है इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा Gm1m2 डिवाइडेड बाय ए ब्रैकेट एल प्लस ए। ओके, तो इतनी सारी बात, बस इतनी सारी बात अभी तक हमने करी, बस इतनी सी बात हमने करी। ध्यान दीजिएगा, अब इसके आगे जो बात आने वाली है दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अभी जो हम इसके आगे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट अस मूव ऑन, और अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं जी? अब हम पढ़ने वाले हैं गुरु, अब हम पढ़ने वाले हैं फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ, क्या नाम सुना है? ठीक है, नाम सुना हुआ है, फील्ड स्ट्रेंथ। पहली बात तो ग्रेविटेशनल फील्ड आता कैसे है? मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक बड़ा मास रखा हुआ है, ठीक है ना, एक बड़ा मास रखा हुआ है, और कुछ इमेजिनरी लाइंस से, मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा है ना 10th में, इमेजिनरी लाइंस से मैं इसका एक इस तरीके का फील्ड लगा लेता हूं। ठीक है ना? बड़ा मास है, ध्यान रखना, ये बड़ा मास है। ठीक है, तो इस तरीके का एक मास है, इसने अपने आसपास क्या किया है? फील्ड लगा लिया है। ठीक है ना? तो अब आप सोच के बताइए, मेरे पास एक ये स्मॉल मास m है जो कि इसके फील्ड से बाहर है, वो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? और एक स्मॉल मास m2 है, वो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए, स्मॉल मास m अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? या फिर मैं बात करूं स्मॉल मास m2 की, वो अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? इन दोनों में से एक नहीं होगा, एक होगा। ठीक है ना? तो एक कौन सा नहीं होगा वो आपको पता करना है।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो स्मॉल मास m है ये अपने फील्ड से यानी कि इस बड़े मास m के फील्ड से दूर है, तो हम कह सकते हैं कि अट्रैक्ट नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूं इन भाई साहब की, तो ये भाई साहब 100% पास हैं, ठीक है ना, फील्ड के अंदर भी घुसे हुए, तो मतलब ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर बात करेंगे इस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो इसको डिनोट किया जाता है गाइस ई से, और ई एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हमें पता करनी है तो हमें ई पता होना चाहिए, और ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ इसके आगे की अगर मैं बात करूं और इसका मैं फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करूं, तो इट वुड बी लाइक जी एम बाय आर, लाइक मार्कर का इंक फैल रहा है, मेरे को वीडियो स्टॉप करना यहीं पर पड़ेगा। ओके, सो मुझे लगता है कि इस मार्कर की तरह मैं भी कुछ ज्यादा ही बह गया और ध्यान नहीं दिया कि वन शॉट वीडियो है और इतने मिनट्स आपके मैंने खराब कर दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है ना, क्या है कि जो ई वेक्टर है ये बराबर होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। भाई ये कैसे आया, ई वेक्टर को कहा जाता है फोर्स पर मास, ई वेक्टर को कहा जाता है फोर्स बाय मास, यानी आप एक तरीके से समझ सकते हो एक्सेलरेशन का भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ई वेक्टर हो गया अपना फोर्स बाय मास। अगर आप ध्यान दें फोर्स कितना होता है ग्रेविटेशनल, इसके और इसके बीच में, अगर हम कहते हैं m2, ठीक है ना, m2 ये है, और इसके और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वी कैन फाइंड GMM बाय आर स्क्वायर। तो ठीक है ना, तो इसके नीचे अगर मैं m डाल दूं तो m से m मर गया और फॉर्मूला ये वाला GM बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फील्ड स्ट्रेंथ होती है, फील्ड किसी भी एक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी होती है, ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब अगर मैं बात करूं एक ट्राइंगल के लिए तो ये कट जाएगी, ठीक है ना, मतलब एक ट्राइंगल इस तरीके का बना हुआ है और आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है यहां पर सेंटर पर बताइए कि इसका कितना होगा, ठीक है ना, इसका मतलब ऐसे कहा जा रहा है, देखो ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है और बीच में भी एक मास m है, तो बताइए कि इसका टोटल मतलब कि मास m, इस वाले मास m का ई वेक्टर कितना होगा, फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो हम बता सकते हैं इट वुड बी लाइक टू 0, ठीक है ना, इट वुड बी लाइक टू 0 बिकॉज ये वेक्टर है और वेक्टर एक दूसरे को काट लिए, ठीक है ना, अपोजिट एंड इक्वल वेक्टर है इसलिए कट गए। ओके, तो ये बात आपको क्लियर है ना, ठीक है ना, फील्ड स्ट्रेंथ समझ में आया, बढ़िया। तो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों पोटेंशियल के बारे में, ठीक है ना, थोड़ा सा और जल्दी हमें अब करना होगा क्योंकि ऑलरेडी 17-20 मिनट अपने निकल चुके हैं। तो अपना पोटेंशियल आता है भैया, पोटेंशियल, तो भाई पोटेंशियल का क्या है, पोटेंशियल का होता कुछ जरा ये है कि जो V होता है ना, V, इसको हम पोटेंशियल कहते हैं, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। तो V क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, V क्या होता है, मेरी बात पर ध्यान दो, V क्या होता है, V होता है दोस्तों वर्क डन का नेगेटिव इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर आने पर, और अपॉन में मास जो कि क्लास 12th में था चार्ज, यहां पर रिप्लेस हो गया मास से, ठीक है ना। ये हम कह लेते हैं 12th की सीढ़ी है, ये हम कह लेते हैं 11th की सीढ़ी है, ठीक है ना, ये 11th की सीढ़ी है, ये 12th और 10th की सीढ़ी है, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी जगह बस Q आ जाता है और यहां पर मास M आ जाता है, तो ये होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और मैं आगे की और बात करूं तो ये जो माइनस W है, इसका अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं W का, तो ये आता है अप्रोक्सीमेट GM माइनस का आता है शायद GMM बाय R, और ये आता है माइनस का, ठीक है ना। तो यहां से जो पोटेंशियल है,
यहाँ सॉरी ये प्लस का आता है, आई थिंक माइनस यू हो जाएगा उधर, तो या ये प्लस का आता है, इट इज इन प्लस। तो यहां से ये कितना आता है, माइनस जी एम एम बाय एम और आर, तो एम से एम मर गया, जो फाइनल आ रहा है वो जी एम बाय आर आ रहा है। और इसके प्रूफ के लिए आप पुराने वीडियो, पोटेंशियल वाले पुराने वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डालना होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एजुकेशनल आरवीएस, और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। बस इतना ही था उस वीडियो के बारे में और इस चीज के बारे में। और हाँ, एक और बात कि जो v है, v इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब पिछले वाले की तरह अगर मैं बात करूं, एक ट्राइंगल के अंदर यहां पर कोई पॉइंट है जिसका मास m है और यहां पर भी मासेस कुछ रखे हुए हैं, तो इसका अगर इस सिस्टम की अगर मैं इधर से बात करूं तो इसका v 0 नहीं आएगा और इसका E 0 आ जाएगा और इसका फोर्स भी 0 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका फोर्स भी 0 आ जाएगा, इसलिए E भी 0 हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पता है फोर्स 0 तो E 0, पर वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो यहां पर बात दूसरी हो जाती है, ठीक है ना। तो v डजंट इक्वल्स टू 0। चलो तो इतनी बात अपनी क्लियर हुई और ये वाली बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई, पोटेंशियल तक की कहानी आपको क्लियर हुई। तो अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। गाइस, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी 1 घंटे का किया था, मेरे को अभी तक याद है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए। एक्सीलरेशन हर टॉपिक पर आपको बताया जाएगा, इसका भी वीडियो मैंने किया था, आप इसकी क्लैरिटी के लिए उसको आप देख सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण पैदा हुआ एक्सेलरेशन। क्या आपको याद है, आप फिजिक्स की प्रॉब्लम काइनेमैटिक्स में ले लीजिए या फिर लॉज ऑफ मोशन में ले लीजिए, वेट को जरूर रखते थे, है ना। तो वहां पर जो आप वेट रखते थे दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स, ठीक है ना। वहां पर जो आप वेट रखते थे वो ग्रेविटी फोर्स होता है, और ग्रेविटी फोर्स हमारा mg होता है, सॉरी वेट हमारा mg होता है, ये हमें पता है। ग्रेविटी फोर्स कितना होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है gm बाय r e का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हम अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अर्थ के सरफेस पर रहते हैं, हम यहां पर रहते हैं, और अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर भी कूद जाए ना, ठीक है ना, मान लीजिए 5 मीटर भी अगर आप कूद गए, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो भी आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भी ग्रेविटी का कोई असर ग्रेविटी कम बढ़ नहीं होगी। बट हाँ, अगर बात करी जाए हम थोड़ा सा r डिस्टेंस दूर चले जाएं, ठीक है ना, re डिस्टेंस दूर चले जाएं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो आप ध्यान दीजिए, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस re होती है, सो हमने re लगा दिया, क्या ठीक है ना। यहां पर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेट re होती है, इसलिए हमने re लगा दिया। तो अगर मैं यहां से g की वैल्यू निकालूं, स्मॉल g की, तो स्मॉल g इज इक्वल्स टू GME बाय RE का स्क्वायर। सिंपल, ठीक है ना, खत्म। तो इसके कुछ आगे डेरिवेशंस भी हैं जो कि साल CBSE ने उड़ा दिए, फिर भी डेप्थ वाला हम नहीं करेंगे, हाइट का तो कर ही लेते हैं ना, 5 मिनट लगेगा उसे करने में, डेप्थ वाले को 15 मिनट, फिर उसको 20 मिनट रोटेशनल वाले को, फिर हो गया वीडियो का सत्यानाश। यहां पर मेरे पास अर्थ है, अर्थ से मान लीजिए मैंने h हाइट दूर एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया, यहां पर मेरा ये हो गया रेडियस। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स
between the object which is standing here and the earth is called gm of earth and mass of object divided by r plus h का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए r प्लस एच का होल स्क्वायर, आर ही कह लीजिए। तो यहां से क्या हुआ, फोर्स अपना निकल के आता है जी एम ई एम बटा, इधर से मैं आर ई कॉमन ले लूं, हाँ आर ई में कॉमन ले सकता हूं क्या, आर ई का स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं, ठीक है ना। तो इधर से मैं ऐसा करता हूं, पहले से खोल लेता हूं फिर उसके बाद कॉमन लेने की सोचूंगा। एच का स्क्वायर प्लस में 2 आर ई एच। क्या बात ठीक है, क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात, ठीक है। या फिर चलो इसी में से निकाल लेते हैं ना, इतना लंबा चौड़ा करने का कोई जरूरत ही नहीं है अपन को, इसी में से निकाल लेते हैं। ये आ गया आर ई, ठीक है, ये आ गया आर ई अपना, और इधर मैं एम जी रख लेता हूँ ना, फोर्स की जगह मैं एम जी डैश रख लेता हूँ, क्योंकि ग्रेविटी में कुछ अंतर आना है, इधर मास से मास मर जाएगा। आर ई इधर आ रहा है, आर ई का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। तो अभी मैं कह सकता हूं जी एम ई आर ई कितना होता है, जी बटा 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। दैट इज नॉट फोर्स, दैट इज न्यू ग्रेविटी, ठीक है ना। अगर आपको डेप्थ वाले का प्रूफ करना है तो उधर वॉल्यूम में अंतर आता है, ठीक है ना, उधर वॉल्यूम में अंतर आता है, फिर उसके हिसाब से आप मास निकालेंगे अर्थ का, ठीक है ना, फिर उसके हिसाब से आप मास निकालेंगे अर्थ का। देन आपका जो फॉर्मूला आएगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला ही लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, देन आपका जो फॉर्मूला आएगा इट वुड बी लाइक जी डैश इज इक्वल्स टू G1 माइनस डी बाय आर, जहां पर डी होगी डेप्थ। क्या बात क्लियर है। हाइट में अगर आपको फेंकना है, हाइट पर अगर आपको फेंकना है तो ये फॉर्मूला है, डेप्थ पर अगर आपको फेंकना है तो ये फॉर्मूला है। चलो, तो ये दो चीज अपनी क्लियर हुई, और तीसरी चीज आती है रोटेशनल। रोटेशन के कारण भी कुछ बदलता है, ठीक है ना। तो रोटेशन के कारण कितना बदलता है, क्या बदलता है, वो थोड़ा और देख लेते हैं। अगर आपको इन सबके सारे डेरिवेशंस चाहिए तो आप वीडियोस में घुस सकते हैं, आपके लिए कोई भी नाकाबंदी नहीं हो रखी, ठीक है ना। तो अपना वही प्यारा सा अर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होता है इसका, और इससे वो घूमता है विद ओमेगा स्पीड। और हमसे कहा कि मान लीजिए एक पार्टिकल यहां बैठा हुआ है तो इतना, ठीक है ना, और ये जो डिस्टेंस, ये जो एंगल है दैट इज फाई, ठीक है। देन बात क्लियर, ये एंगल फाई और ये ओमेगा। यहीं से मैं फॉर्मूला आपको बता सकता हूं अब, जी डैश इज इक्वल्स टू जी ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई, ठीक है ना। जी डैश इज इक्वल्स टू जी ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है ना, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। यहां पर आप इसके नीचे जी और आएगा, सॉरी, ठीक है ना, तो जी से जी मर जाएगा और ये रह जाएगा। फाइनल जो आंसर है अपना दैट इज जी माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस खाली अकेला है विद फाई, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि पोल्स पर ग्रेविटी हाईएस्ट क्यों होता है, तो यहां पर ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री कॉस 90 कितना होता है भैया, 0, कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो ये पूरा 0, आंसर आ गया जी। अगर हम बात करें इक्वेटर पर लोएस्ट क्यों होता है, कॉस हो जाएगा 0, कॉस 0, तो ये आंसर आएगा 1 कॉस 0, तो फिर आंसर आएगा जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो एक बात ध्यान दीजिए, हाइट पर जाने पर भी ग्रेविटी घटता है, ठीक है ना, और हाइट पर जाने पर ग्रेविटी घटता है। और मैं अगर बात करूं, और डेप्थ पर जाने पर ग्रेविटी घटता है। और अगर मैं बात करूं, अगर फाई बढ़े
जैसा कि इधर बढ़ रहा है तो ग्रेविटी बढ़ता है। ग्रेविटी में से आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कम कर दोगे भाई तो फिर ग्रेविटी का लॉस होगा ना, फायदा थोड़ी ना हो रहा है उसका, ठीक है ना। ये सारी बात थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी और थोड़ा सा बचा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम हम पोटेंशियल एनर्जी को और थोड़ा सा देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर उसके बाद अपना स्पेस की बातें करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन स्पेस की बातें करेंगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। चलो तो अभी एक हम क्वेश्चन लेते हैं, अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन है अपने पास क्या है कि एक मास इधर है, एक मास इधर है, एक मास इधर है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसे इससे मैंने मिक्स कर दिया, इसे इससे मैंने मिक्स कर दिया, इसे इससे मैंने मिक्स कर दिया। तो अभी मेरे को बताना है कि इस मास के लिए मेरा फोर्स क्या होगा, ठीक है ना। मेरा फोर्स क्या होगा इस मास के लिए। तो अगर आप ध्यान दें, मैंने कहा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है भैया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ज्यादातर केसेस में यही क्वेश्चन पूछेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि वो परफेक्टली 2D शेप है ट्रायंगल की, ठीक है ना। परफेक्टली 2D शेप कौन सी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो भैया देखो, ये जो एंगल होगा दिस इज 60 डिग्री। यहां पर एक फोर्स में मान लेता हूं ऐसा लग रहा है, यहां पर एक फोर्स में मान लेता हूं ऐसा लग रहा है। इससे तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये दो फोर्स हुए, इसे मैं कह लेता हूं फोर्स F, इसे मैं कह लेता हूं फोर्स F। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर क्या ये cos 60 है, सॉरी 60 डिग्री है, तो दोनों वेक्टर्स का मेरे को क्या करना पड़ेगा? एडिशन। वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ याद है या भूल गए? वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम लॉ तो याद नहीं, फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूले से काम चल जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या था? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 2ab cos थीटा, ठीक है ना। ये था फॉर्मूला। तो चलो अभी रिजल्टेंट निकालते हैं, इसे रिजल्टेंट भी कहते थे। आई होप आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? इस फोर्स का स्क्वायर और इस फोर्स का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 2 फोर्स का स्क्वायर, ओके। cos 60 कितना होगा? ध्यान दीजिए, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो ये कट गया। यहां से r वेक्टर जो आ रहा है, दिस शुड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3f का स्क्वायर। तो यहां से जो r वेक्टर आ रहा है, इट वुड बी लाइकली टू कम f√3, ठीक है ना। और अपना आंसर यहां पर आ गया जी। तो अपने को बस फोर्स रखना है। तो फोर्स कितना है? मान लीजिए साइड हमको दे दिया A, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड का है। तो अपने को पता है भैया कि GM का स्क्वायर, क्योंकि तीनों की तरफ एक ही मास रखा हुआ है, मैंने कहा था आइडेंटिकल मास है, आइडेंटिकल मास सिस्टम है। GM स्क्वायर बटा A स्क्वायर बराबर √3। ये आ गया अपना रिजल्टेंट, ये आ गया अपना टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास। क्या बात क्लियर है? इसी तरीके से हम स्ट्रेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, इसी तरीके से हम पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये बात आपको आई थिंक क्लियर होगी। चलो तो अभी हम आगे आगे अब हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अपने को जो चीज पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास अर्थ है भैया, अर्थ तो सबके पास है, पर देखता कोई नहीं है, ठीक है। मेरे पास अर्थ है और यहां पर इन्फिनिटी पर, मतलब कि इन्फिनिटी का मतलब समझो पहले तो,
यहाँ पर इन्फिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब समझो, जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाए उस जगह को हम इन्फिनिटी कहते हैं। जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाए उस जगह को हम इन्फिनिटी कहते हैं। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड दूर दूर तक नहीं है, ठीक है ना। और मान लीजिए यहां से उठा के मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को इसके सरफेस पर लाना है यहां पर, तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये कंजर्वेटिव फोर्स पर ही होता है। जी हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स पर ही होता है। तो भैया ग्रेविटी कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, प्योर एग्जांपल है कंजर्वेटिव का। तो भैया ग्रेविटी के लिए लगेगा। क्या ये बात क्लियर है, ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए ये लगेगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ज्यादा जानना है तो आप एक, मेरा वीडियो नहीं है वैसे उसके ऊपर, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ। क्या है कि अलग अलग पाथ हो, पाथ डिपेंडेबल नहीं होता। मतलब पहली बात तो ये, अलग अलग पाथ हो तो भी वर्क डन सेम रहेगा। पाथ अगर अलग अलग है तो भी वर्क डन सेम रहेगा। मेरे को यहां से उठा के कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां पर लाना है अर्थ की सरफेस पे, तो देखो होता क्या है कि एक थ्योरम था, आपको याद हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ध्यान दीजिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। अभी मैंने आपको पोटेंशियल वाले भी पार्ट में बताया कि वर्क डन जो है वो आता है जी एम एम बाय आर के बराबर। वो भी कैसा आता है भैया, पॉजिटिव आता है। तो यहां पर अगर मैं डेल्टा माइनस का लूं तो माइनस का डेल्टा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस यू एफ प्लस यू आई। तो मैं कह सकता हूं यू आई माइनस यू एफ। क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं अपनी जगह पर ठीक हूं। यू आई देखिए ये है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पर हम कह सकते हैं यू इन्फिनिटी, तो यू इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। ये भैया प्योर एजम्पशन है, प्योर एजम्पशन है, ठीक है ना। बहुत जोर की एजम्पशन है, ठीक है ना, सबको बहुत जोर की एजम्पशन लगी है कि u इन्फिनिटी पर 0 होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर कोई भी चीज डिफाइंड हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो u इन्फिनिटी पर कितना होगा, 0 होगा। अपने को बस एक बात अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है। तो यहां से आ रहा है भैया u माइनस का, uf माइनस का। तो अगर मैं uf की बात करूं तो f तो भैया सरफेस पर है यहां पर, तो uf को मैं कह सकता हूं u ऑफ सरफेस इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर। क्या ये बात मेरे दोस्तों आपको क्लियर है? क्या यहां तक की बात आपके जहन में आ गई? क्या आपके दिमाग में यहां तक की बात बैठ गई कि u ऑफ s इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर? तो चलिए इसे एक और बार आप अपने आप रिवाइज कर लीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डेल्टा u का फॉर्मूला एम जी एच बाय 1 प्लस एच बाय आर कैसे आया, ठीक है। ओके, इससे पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं। वो बात दरअसल ये है कि अगर मैं एक सिस्टम ले लूं, फॉर अ सिस्टम, अगर मैं एक सिस्टम ले लेता हूं तो इस सिस्टम के लिए मेरे पास जो यू आएगा ना, टोटल यू जो आएगा, मतलब कि एन ऑफ यू कह सकते हो, मतलब कि u का नंबर कितना होगा, n ऑफ u कितना होगा, तो वो होगा n ब्रैकेट n माइनस 1/2, वेयर n इज द साइड ऑफ एनीथिंग, n इज साइड ऑफ एनीथिंग। एक क्वेश्चन ले लें तब ठीक रहेगा। चलो तो अभी पहले इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम मूव ऑन करेंगे। चलो, रात के हो चुके हैं 7, 12 बजे आ जाएगा न्यू ईयर। आज हाँ ये 31 को है, शायद आपको कल मिले, यानी कि 2020 में ये शूटिंग हो रही है और आपको 2021 में ये शूटिंग मिलेगी।
और अब मेरे पास ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का दोबारा से एक मास है। ये मैं कहां पर पहुंच गया, मुझे ही भुला दिया, मैं क्वेश्चन ले रहा था, सॉरी क्वेश्चन। तो देखो भाई मेरे पास क्या है ना, मेरे पास इस तरीके का एक सिस्टम है। इस सिस्टम में नंबर ऑफ साइड कितनी है दोस्तों, 4। कितनी है, 4। तो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी जगह जगह निकालनी पड़ेगी, ये बात इंपॉर्टेंट। तो अपने पास है 4 नंबर ऑफ साइड, तो हम कह देंगे 4 ब्रैकेट 4 माइनस 1 बटा 2। अपने को पता चल गया 4 तिया 12 बटा 2, 6 बार हमें पोटेंशियल एनर्जी पता कर। तो एक हो गई भैया ये पोटेंशियल एनर्जी, एक हो, वैसे इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना, एनर्जी में पढ़ा था, वर्क एनर्जी में। तो ये हो गई अपनी 4 एनर्जी। क्या हम ध्यान दें तो हम यहां से एक निकाल लें, ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा एक स्क्वायर है। यहां से अगर मैं एक डायगोनल ले लूं, यहां से भी अगर मैं एक डायगोनल ले लूं, तो बात सही रहेगी कि बदल जाएगी, सही रहेगी, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये साइड ए है, ध्यान दीजिए, अगर ये 90 डिग्री है और अगर ये साइड ए है और ये साइड भी ए है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये साइड ए है, ये साइड भी ए है, तो ये साइड मेरे को लगता है a√2 हो जाएगी। क्या मैं सही हूं अपनी जगह? ऐसा अगर हमें क्यूब के लिए लेना हो तो क्यूब के लिए डायगोनल हो जाता है a√3। क्यूब का डायगोनल, डायगोनोला, डायगोनल, डायगोनल होता है यार, हाँ ठीक है, यू 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 यू, ठीक है ना। और ये वाली साइड इतनी और ये वाली साइड भी। तो बोलो इसके लिए क्या होगा, स्क्वायर तो होगा नहीं भैया, फोर्स होता तो आर का स्क्वायर करना होता। यहां पर यू का फॉर्मूला -GMM/r का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मास आइडेंटिकल है सबके लिए, मास आइडेंटिकल, मास आइडेंटिकल सिस्टम है। तो ध्यान दीजिए यहां पर अगर मैं r की बात करूं, यानी कि डिस्टेंस की बात करूं इसके और इसके बीच में, तो वो a√2 है, तो ये भी a√2 आ जाएगा, मतलब इधर और इधर हो जाएगा u/√2। तो भैया इसके लिए तो कोई है ना वेक्टर का लॉ लगेगा नहीं, सीधा सीधा प्लस कर दो, u प्लस u प्लस u प्लस u, 4 u है, 1 2 3 4, और हमें u√2 2 बार प्लस करना है, तो ये हो गया 4u प्लस में 2u√2। यहां से आप 2u कॉमन ले सकते हैं और यहां से आ जाएगा 1/√2, ठीक है जी। यहां से इतना आपका आंसर आ गया, और आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहां से आप इसे √2 ले सकते हैं और आप यहां पर इसके आगे √2 डाल सकते हैं और यहां पर 1 कर सकते हैं जी। आप √2 से इसे √2 बार काट सकते हैं, और इसके आगे भी आप अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। आप √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे, 4u आ जाएगा, और फिर इसके बाद आपको √2u मिल जाएगा, ठीक है ना। वरना आप यहां तक छोड़ दें, बहुत है, ठीक है ना। ठीक है जी, क्वेश्चन क्लियर, ठीक है भाई लोग, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्लियर। चलो तो अभी हम एक डेरिवेशन लेते हैं, बहुत छोटा सा डेरिवेशन होगा, और आई थिंक कि अभी 40 मिनट हो चुकी होंगी। आई विल सी, आई एम लेट बिकॉज 44 मिनट हो चुके हैं, 1 सेकंड की दूरी थी जो कि अब 45 हो गई। चलिए तो अभी 50 मिनट के अंदर हमें ये वाला कंसेप्ट अपने को पढ़ना है। तो देखो भैया है क्या, अपने को डेल्टा यू का वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू किसके लिए, यहां पर एक बॉडी मास सॉरी यहां पर एक अर्थ है, अर्थ के ऊपर से मैंने बॉडी फेंका यहां तक, हाइट h है। तो इनिशियल ये हो गया, फाइनली ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, फाइनली ये हो गया। तो डेल्टा यू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा की तरह। तो यहां पर डेल्टा यू कितना आएगा बोलो,
एम स्मॉल एम कह लो भैया, मास छोटा वाला एम, ठीक है, जी स्मॉल एम बटा आर। बोलो आर कितना होगा इसके लिए अगर आप ध्यान दें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी बड़ा आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच माइनस इनिशियल के लिए देखें तो जी एम बाय आर। तो यहां से अगर हम डेल्टा यू की बात करें तो जी एम यहां पर आ गया, ठीक है ना, जी एम यहां पर आ गया, और आर ब्रैकेट आर प्लस एच हमने ले लिया, और आर प्लस एच से यहां पर आर बचा माइनस आर माइनस एच। ठीक है, क्या बात क्लियर है? आर प्लस एच से हमने ये किया, ओके। तो यहां पर ही आ रहा है डेल्टा यू बराबर जी एम और माइनस का एच कैसे आ रहा है? माइनस का एच नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव एच आएगा जी, आर प्लस एच। क्या मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूं? यू इनिशियल यू फाइनल, तो फाइनल यही है आर प्लस एच, ये आर है तो आर ब्रैकेट आर प्लस एच आर माइनस सम, ठीक है। ठीक है ना, तो यहां से आगे का अब हम देखते हैं। तो यहां से आगे का अपना आ रहा है, इधर से मैं आर स्क्वायर ले सकता हूं, ठीक है ना, आप इसे माइनस का एच इधर रख लीजिए, आर स्क्वायर में ले सकता हूं, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एच बाय आर। तो जी एम बाय आर स्क्वायर इज जी स्मॉल जी एम जी माइनस एच बटा आर ब्रैकेट सॉरी 1 प्लस एच बाय आर। ये माइनस एच कैसे आया? हाँ, ये माइनस एच ऐसे आया, कैसे आया? अब ध्यान दो, यहां पर नेगेटिव साइन होता है, यहां पर पॉजिटिव साइन। यूएफ का वैल्यू कितना था? माइनस जी एम बाय आर प्लस एच, यही था ना, ठीक है ना, यूएफ का वैल्यू यही होगा ना, और हमने नेगेटिव साइन छोड़ दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। तो ये पूरा हो जाएगा नेगेटिव, ही हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव, और खत्म, कहानी खत्म, पैसा हजम। और ये आ गया एम जी एच बाय 1 प्लस एच बाय आर। अगर हमारा एच बहुत छोटा हो गया, एच बहुत छोटा हो गया आर से, तो 1 प्लस एच बाय आर इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेट ऐसे नहीं बनाते, अप्रोक्सीमेट ऐसे बनाते हैं, इज इक्वल्स टू 1। अगर ये 1 हो गया तो अपना आंसर एमजीएच। स्टॉप। ओके, तो ये बात क्लियर है, यहां पर स्टाम्प लगा दिया जाए। और इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में। इसके बाद जो हमें बात करना है, इट इज ऑल अबाउट द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। तो प्लीज वेलकम योर एस्केप वेलोसिटी। एक मिनट, फिर कुछ गड़बड़ है, अपना इरेजर हर टाइम की तरह इस बार भी गायब है। चलिए, तो अभी हम यहां से आगे की ओर चलते हैं। ये बात है आपको क्लियर, ठीक है ना? ओके, सो नाउ गाइज, अब हमें पढ़ने वाला है, हमें पढ़ने वाला है, ये कौन सी बात है? अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। इसका भी एक सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो नाउ एस्केप वेलोसिटी, नाम से समझेंगे होता क्या है। एस्केप का मतलब छूटना, ठीक है ना।
एस्केप का मतलब छोड़ देना, छोड़ देना। एस्केप का मतलब, वेलोसिटी क्या है? रफ्तार। छोड़ने पर, किसी भी चीज को छोड़ने पर जो रफ्तार है दैट इज एस्केप वेलोसिटी। ठीक है ना, ये आपका नॉर्मल भाषा में हो गया। अब चलिए फिजिक्स की भाषा में इसका थोड़ा सा मतलब समझ लिया जाए। तो फिजिक्स की भाषा में भैया ये कुछ इस तरीके का होता है, हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक अर्थ है, और तो सबके पास होता है, तो आपने यहां से थोड़ी सी वेलोसिटी से फेंका ऐसे, फिर गया ऑब्जेक्ट ऐसे, आप फेंकते जा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो। ठीक है ना, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो कंटिन्यूअसली। फिर आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका, फिर आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका, फिर आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका, फिर आपने एक ऑब्जेक्ट फेंका यहां पर जाके गिरा। ध्यान दीजिए, अब मैं ज्यादा यहां से अब क्या किया आपने, एक ऑब्जेक्ट फेंका, अरे भैया वो ऐसे घूमने लग गया, इलिप्टिकल पाथ। ध्यान देने की बात, इलिप्टिकल पाथ। फिर आपने और स्पीड, ऑब्जेक्ट सर्कुलर में आया, फिर और स्पीड, इलिप्टिकल गया, दोबारा से इलिप्टिकल गया। ध्यान दीजिए, और स्पीड पर छूट गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया ऑब्जेक्ट, अब वो लापता है। ध्यान दीजिएगा, इस स्पीड को हम कहते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां पर अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से किसी भी चीज को फेंकोगे तो वो रफ्तार यहां कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि यहां से अगर आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ भी चीज फेंकी तो वह एस्केप कर जाएगी। जरूरी नहीं है कि अगर आप 11.2 किलोमीटर की आगे फेंके हैं तो वो एस्केप नहीं करेगा, वो एस्केप करेगा, बट उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा हाइपरबोला हो जाएगा। हाइपरबोला उसका थोड़ा सा ऐसा पाथ चला जाएगा, उसका कुछ वेलोसिटी रह जाएगा एंड में। ठीक है ना, उसका एनर्जी जीरो नहीं होगा, उसका कुछ वेलोसिटी रह जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर इसका वेलोसिटी लास्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ने के बाद जीरो हो जाएगा, इसका एनर्जी जीरो हो जाएगा, नॉट जीरो घटाओ जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? क्या बात। ठीक है ना, एस्केप वेलोसिटी समझ में आया। वो रफ्तार, जिस रफ्तार से अगर हम किसी भी चीज को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकाल दें, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। कौन सी रफ्तार? वो रफ्तार, उस रफ्तार से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर अगर कोई भी चीज फेंक दी जाए, वो जो स्पीड है, दिस स्पीड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। वो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होती है एस्केप वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट अब बाहर चला गया, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से छूट गया, मोह माया से छूट चुका है ऑब्जेक्ट, और अब वो अपना स्पेस में अकेला घूम रहा है, विलीन है। ठीक है ना, अगर उसका वेलोसिटी जीरो होगा, यानी कि हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे और उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, फाइनल वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तो वो मस्त एक तरफ खड़ा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो अपना एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अजम्पशन लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा रियलिटी में कुछ होता नहीं है। अजम्पशन ऐसी है कि भैया नो प्लेनेट अराउंड अर्थ, या फिर ये समझ लो नो प्लेनेट एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट अर्थ। अर्थ के अलावा कोई भी प्लेनेट या फिर स्टार या फिर एस्टीरॉइड या फिर कुछ भी नहीं है, केवल अर्थ ही है। एस्टीरॉइड और ईटीसी कुछ भी नहीं है, बस अर्थ है, केवल अर्थ है, केवल है तो अर्थ, तब ये केस संभव है। ठीक है ना, तब ये केस संभव है। ओके, बट ये वाला तो मे बी ट्रू हो सकता है। ठीक है ना, अगर ज्यादा दूर नहीं हुआ तो अर्थ के पास वाला प्लेनेट, जो कि बहुत दूर होता है, मून खींच सकता है, जी हाँ खींच सकता है, अगर उसका मन किया तो खींच लेगा। चलिए, एस्केप वेलोसिटी हो गया।
बस इतना ही था जी, हाँ इतना ही था, थोड़ा सा डेरिवेशन और है इसका। अब एस के वेलोसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, उस पर ध्यान देंगे थोड़ा। इधर क्या एनर्जी जीरो हो जाएगा, मैंने आपसे कहा, आपने मान लिया, ठीक है। तो इसके बेस पे अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। u प्लस के इनिशियल बराबर 0। होता क्या है, इनिशियल बराबर फाइनल। इफ नो एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट एक्टिंग, ठीक है ना, सॉरी नो पहले कह दिया तो नॉट नहीं लगेगा, इज एक्टिंग कह लो, ठीक है ना। मतलब कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तो ये कंडीशन सेम है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ एक्ट नहीं कर रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, वो जो कि कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, जो कंजर्वेटिव है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं यू आई इज इक्वल टू माइनस के आई, हो सकता है जी हाँ हो सकता है। यू आई की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा माइनस जी एम बाय आर, ठीक है ना। और यहाँ पर आर क्या है, रेडियस है अर्थ का। भैया इनिशियली पर ऑब्जेक्ट यहीं पर ही तो था, तो आर कितना होगा, अर्थ का रेडियस। क्या बात समझ में आ रही, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव के आई कहूं तो माइनस हाफ एम वी ई स्क्वेयर, तो यहां से पॉजिटिव हो जाएगा और मास m से m मर जाएगा, और ये आ जाएगा 2gm बाय आर इज इक्वल टू वी, वो भी अंडर रूट इधर डाल देंगे तब। तो एक फॉर्मूला एक और आ गया, ये पूरा कंसेप्ट आ गया, पूरा तरीका आ गया, पूरा डेरिवेशन हो गया कि v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm बाय आर। अब ध्यान देने की वाली बात, अब ध्यान देने वाली बात सुन लो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने को कुछ ऐसा दिया जा रहा है, कि एक प्लेनेट अर्थ है, ठीक है ना, ये एक प्लेनेट अर्थ है। अभी अपने को दिया जा रहा है, मान लीजिए कोई भी प्लेनेट है, सुनोनाकी हो गया, कोई भी है ना अजीब सा नाम, कोई भी प्लेनेट हो गया, उसका रेडियस अर्थ का आधा है, उसका मास अर्थ का 4 गुना है, तो उसका एस के वेलोसिटी कितना होगा, इससे कंपेयर करके वो चीज दिया हुआ। तो आपको करना क्या है, बस सिंपल रूट में 2g बोलो, g तो सेम ही रहेगा भैया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और यहां पर ही आ जाएगा 4m डिवाइड बाय r बाय 2, सो r यहां पर और 2 पर, तो यहां से इसका वेलोसिटी एस्केप आएगा 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 8 रूट के वो भी यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूं, तो ये वीई रूट 8 ऑफ वीई, तो रूट 8 कितना होता है 2√2 वीई, ठीक है ना, ठीक है जी, क्लियर है। इस प्लेनेट का वेलोसिटी एस्केप इतना होगा, ठीक है ना, ओके, ये बात क्लियर है ना पूरी। अच्छा, तो एक और बात आप ध्यान दें जो कि हम अगले में बताएंगे, अभी छोड़ते हैं, चलो हटाओ। चलिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल स्पीड और उसके रिलेटेड सारी चीज, जो कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है सैटेलाइट के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और मैं थोड़ा सा टाइम, ओके 1 आवर 2 मिनट, ओके। देखो भाई, मेरे पास दोबारा से प्यारा सा अर्थ है, यहां से मैंने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, सच लाइक दैट मैनर पर ध्यान दीजिए, ऐसा मैनर होना चाहिए, तरीका ऐसा होना चाहिए, ऐसे घूम रहा, सर्क्यूलर ऑर्बिट हो, सर्क्यूलर ऑर्बिट, तभी काम संभव है। मान लीजिए ये अर्थ से h डिस्टेंस दूर है, ये अर्थ का रेडियस है,
यहां पर मान लीजिए मैं एक बंदे को बैठा देता हूं जो सैटेलाइट के अंदर बैठा हुआ है। वैसे तो वो मासलेस फील करेगा, आपको पता ही होगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, फोर्स कैंसिल कर देगा तो मासलेस फील करेगा। यहां पर एक फोर्स लगेगा mv²/r और अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, भैया सेंट्रीपिटल है ना वो, ओके। अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल। क्यों भैया ये सेंट्रीफ्यूगल है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। ये अपना सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो ग्रेविटेशनल देगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gmm/r का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए Gmm/r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv ऑर्बिटल स्क्वायर बटा r। यहां पर ये जो r है दैट इज r प्लस h। ध्यान देने की बात, r प्लस h, ठीक है ना, mv²/r ये तो होता है, ओके। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं कहूं इफ h इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0, ये अगर h जो अपना है अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाए 0 r के सामने, रेस्पेक्ट टू r कह लो भैया, रेस्पेक्ट टू r। r की वैल्यू कितनी होती है, क्या किसी को पता है r की वैल्यू कितनी होती है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स। समझ सकते हो ना, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है। अपन कहाँ रहते हैं, हाँ, अर्थ एक इस तरीके का गोला है, हम उसके अंदर इस तरीके का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हम उसके अंदर बैठे हुए हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो उनका ये इमेजिनेशन बिल्कुल गलत है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऊपर या आसमान से क्यों क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर है, सीधा स्पेस नहीं है अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। फिर इसके बाद में स्पेस आता है। मैं कहाँ पहुंच गया, टॉपिक डाइवर्शन हो गया, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, फ्लो में बह गए। चलिए, h इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0, देन रेस्पेक्ट टू r है, r के रेस्पेक्ट में h इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 0। r की वैल्यू कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁶। अगर h हमारा 10 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, तो कोई असर नहीं बढ़ना, ठीक है ना। तो अगर h हमारा 100 मीटर हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मतलब h इज अप्रोक्सीमेट 0 रेस्पेक्ट टू r, ठीक है। तो यहां पर क्या है भैया, यहां पर हो जाएगा Gm/r² और यहां पर r डाल दो, v0 का स्क्वायर। r से एक r बचा, v0 जो है, सॉरी v ऑर्बिटल जो है वो आ जाएगा रूट का Gm/r, और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। बट कंडीशन याद रखना, कंडीशन को याद रखना दोस्तों, कंडीशन याद रखना दोस्तों। कंडीशन ये है कि ये जो h है, h इज अप्रोक्सीमेट 0, इसे मैं कंडीशन कह लेता हूं, ठीक है ना। आपको कई जगह मिलेगा h अप्रोक्सीमेट 0 नहीं होगा, h का कुछ वैल्यू होगा, तो इधर से आप वेलोसिटी ऑर्बिटल फाइंड कर सकते हो। क्या बात क्लियर है? क्या बात, ठीक है ना, ये सारी बात क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत की तो बात ही नहीं है। चलो, तो अभी हम आगे चलते हैं, और एक और चीज आपको हम बता देते हैं जो कि केपलर का तीसरा लॉ है जनरली, ठीक है ना, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। तो आपको अब मैं थोड़ा सा टाइम पीरियड के बारे में और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे दूं, उससे पहले कि मैं आपको टाइम पीरियड का कुछ इंफॉर्मेशन दूं, उससे पहले आप एक और बात सुन लीजिए। अगर कोई भी चीज, ध्यान देना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी चीज बाइंड होगी तो एनर्जी नेगेटिव आएगी, अगर कोई भी चीज एस्केप हो चुकी होगी तो एनर्जी पॉजिटिव आ सकती है या फिर 0 हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड हमारा प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 2/3 के,
ठीक है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड हमारा प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 2/3 के। ये एक इंपॉर्टेंट है। चलो तो अभी इतनी बात क्लियर है ना। r की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होता है। इसका एक बहुत बढ़िया सा प्रूफ है, आप हमारे वीडियो में जाके देख लीजिए। इस वीडियो में अगर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा तो मेरे को 2-3 घंटा लग जाएगा और फिजिक्स वॉर फालतू का हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये बात क्लियर है ना। t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2/3। ये क्या है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। ओके ओके, आप इसे चाहें तो अभी भी प्रूफ कर सकते हैं। t क्या होता है भैया जी? 2π/ω, ठीक है ना। और ओमेगा को हम क्या कहते हैं? ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय ओमेगा, आई थिंक v इज इक्वल्स टू 2, सॉरी, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी आर। अरे यार, ओमेगा इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू, तंगड़ा कंफ्यूजन, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर ओमेगा। हाँ, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये होता है। तो ओमेगा यहां से आ गया v बाय आर, ठीक है। ओमेगा यहां से आ गया v बाय आर, तो आप यहां पर रख सकते हो v बाय आर, तो यहां रह जाएगा v, ऊपर चला जाएगा r, ठीक है ना। और v का आपको जनरल वैल्यू पता है, g/m बाय r, उसे यहां पर पुट करके काम करवा सकते हो, ठीक है ना। उसे यहां पर वेलोसिटी की जगह पुट कर दो तो काम हो जाएगा। वरना आप v का वैल्यू उस जगह से भी निकाल सकते हो जहां पर r+h था, उससे आप v का वैल्यू यहाँ पे रख के काम करवा सकते हो। और भी कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। तो उनसे आपका इसका वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा और हो जाएगा, मतलब काम हो जाएगा इससे। इतनी चीजों को आपको पुट करना है और ये आपका है HW, ठीक है ना। अगर नहीं होता तो आपको ऊपर YouTube पर सर्च करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, ऑर्बिटल स्पीड, एजुकेशनल RBS। क्या इतनी सारी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी सारी बातें क्लियर हैं? तो थोड़ी बहुत मेरी बातें सुन लो। क्या है कि भैया मेरे पास एक अर्थ है, अर्थ सबके पास होता है। फिर वही बात कि मेरे पास यहाँ पर एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट इस तरीके का घूम रहा है, ठीक है ना। और सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 24 घंटे, ठीक है ना। सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 24 घंटे। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये वाली टाइम पीरियड के रिलेटेड फैक्ट्स याद रखना। ये टाइम पीरियड 84 मिनट होता है इफ r इज इक्वल्स टू बड़ा R, अगर डिस्टेंस हमारी रेडियस के बराबर आ जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट रेडियस के बराबर आ जाए तो t इज इक्वल्स टू 84 मिनट और t इज इक्वल्स टू 24 घंटे इस वाले केस में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो सैटेलाइट t इज इक्वल्स टू 24 घंटे ले रही है और कुछ हाइट इसका अप्रोक्सीमेट 36,000 होता है, 36,000 मीटर के ऊपर ये सैटेलाइट लगता है। और इस रीजन को हम कहते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सेम इसी प्रकार का एक सैटेलाइट होता है जो ऐसे मूव करता है, ठीक है ना। ये इक्वेटर से मूव कर रहा है, एक सैटेलाइट ऐसे मूव करता है। इस सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है ना। और इसी प्रकार से एक सैटेलाइट होता है जो ऐसे मूव करता है, ठीक है ना। तो इस सैटेलाइट को हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट। क्या ये बातें क्लियर हैं? क्या मेरी ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो बहुत बढ़िया। और केपलर के लॉ इस साल हटा दिए, इसलिए मैं उन्हें नहीं बताने वाला। आप खुद से कर सकते हो अगर आप अगली साल ये वीडियो देख रहे हो तो। आई एम सॉरी क्यों?
आई एम सॉरी, आप 1 साल पीछे हो गए, या फिर मैंने 1 साल पहले वीडियो बना दिया, बात तो एक ही है। चलो तो अभी ये बात क्लियर हुई ना, ये बात क्लियर है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, वो चीज क्लियर है ना कि t इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 2/3। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादातर क्वेश्चन इससे ही बनते हैं। अच्छा, तो अभी मैं एनर्जी थोड़ी और बता कर लेता हूं। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, मैंने कहा था एनर्जी आनी चाहिए नेगेटिव, तो चलो देखते हैं एनर्जी आती है नेगेटिव या पॉजिटिव। चलो तो मैं क्या लेता हूं, एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू यू आई प्लस में के आई। ओके, सो एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू यू आई, मैं क्या लेता हूं भैया, यू आई हो गया अपना जी एम, एम माइनस लगा लो ना, आर, ठीक है, और ये हो गया अपना हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट कितना होता है, वी नॉट होता है अपना, वी नॉट होता है अपना रूट का जी एम बाय आर। कंडीशन याद रहेगी, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू बड़ा आर, ठीक है ना। तो अगर हम चाहें तो इधर हम स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, चाहें तो, ठीक है ना, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, जहां पर स्मॉल आर कितना होगा, आर प्लस एच, ठीक है ना। सारी बातें एक साथ कर रहा हूं मैं आपसे, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम रख देंगे आर बड़ा वाला, तो इसका मैं कर दूं स्क्वेयर, तो ये आएगा भैया वी नॉट इज इक्वल टू, ये पास में सैटेलाइट घूम रहा है, ध्यान रखना, जी एम बाय आर, ठीक है ना। वी नॉट इज इक्वल टू जी एम बाय आर, ठीक है ना। तो वी नॉट का स्क्वायर, सॉरी, यहां पर मैं पुट कर लेता हूं जी एम बाय आर, ठीक है, ये जी एम बाय आर माइनस जी एम एम बाय आर। तो चलो यहां पर मैं लेता हूं 2r कॉमन, यहां से r गया, यहां आया माइनस 2gmm, यहाँ पे 2r पूरा है, यहां रहेगा gmm, तो यहां से अब निकल के आ रहा है माइनस gmm बाय 2r। क्या मेरी बात सही है, एनर्जी नेगेटिव है, जी हाँ बिल्कुल है। तो ये आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है व्हेन r इज इक्वल्स टू r, व्हेन r इज इक्वल्स टू r। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। तो एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, स्टेटमेंट प्रूव्ड है। फॉर्मूला याद रहेगा पास वाली सैटेलाइट का, माइनस जी एम एम बाय 2r। क्या ये बात क्लियर है? ओके, सो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं और खत्म मारते हैं सब कुछ, ठीक है ना। अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं क्विक फायर राउंड का। पहले मैं थोड़ा सा टाइम देखना चाहूंगा, टाइम ऑलरेडी हो चुका है और कैमरा थोड़ा सा हिल भी चुका है, जो कि मैंने पहले नहीं देखा। फिर से वही बात है, पर पहले से बेहतर है। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा और आगे बात कर लेता हूं आपसे। और आगे क्या बात करना है, क्वेश्चन लेते हैं, बस खत्म करते हैं। अब क्या है, एंडिंग क्वेश्चन, हमेशा एक एंडिंग क्वेश्चन रहता है सेशन के अंदर। तो देखो भैया है क्या, है क्या, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा एक सैटेलाइट सा है, ठीक है ना, कुछ ऐसा है, देखो है ना, और यहां पर एक सैटेलाइट है, यहां पर एक सैटेलाइट है जिसका दूरी r है, ये भी r वो भी r, ध्यान दीजिएगा, ये भी r वो भी r, और एक सैटेलाइट और यहां पर है जिसका दूरी 2r है, ठीक है ना। एक सैटेलाइट यहां पर है, एक सैटेलाइट यहां पर है। अगर हम ध्यान दें दोस्तों, अगर हम ध्यान दें भाइयों, तो हम कह देते हैं कि इसका और इसका टाइम पीरियड के अंदर हमें अंतर दे दिया, t1 इज इक्वल्स टू 2t2,
इसे हम ए सैटेलाइट कहते हैं, इसे बी सैटेलाइट कहते हैं। तो टी ए इज इक्वल टू 2TB। जो टी ए है, चलो टीबी इधर डालते हैं, क्योंकि ऑल्दो हमें पता है वो पास है तो जल्दी सैटेलाइट रिवॉल्यूशन कर लेगा अपना। तो अपना टाइम पीरियड का वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, r⁻²/3। यहां पर हम रखेंगे T1/T2 इज इक्वल्स टू R1 2⁻3 R2 2⁻3, सॉरी 2/3। सो यहां पर मेरे पास T1 की बजाय मैं TA ले लेता हूं, 2 की बजाय मैं TB ले लेता हूं, या फिर मैं इधर TB लेता हूं, इधर मैं A लेता हूं, ठीक है ना। इधर मैं B लेता हूं, इधर मैं A लेता हूं, और मैं यहाँ पर B ले लेता हूं, यहाँ पर मैं A ले लेता हूं, ठीक है, नॉर्मल। तो TB हो जाएगा 2TA, TA से TA हमारा 2 आ गया, 2 आ गया। वैसे हमने इधर कुछ छोड़ा नहीं ना, तो हम कह लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता करना है। दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x, दिस फुल डिस्टेंस इज x, ठीक है ना। दिस फुल डिस्टेंस इज x, ये पूरी डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो अगर मैं यहां पर ध्यान दूं, 2 बराबर होगा RB हमें दे रखा है, तो x⁻²/3 डिवाइडेड बाय में ध्यान दीजिएगा RA⁻²/3। तो RA कितना है, 2R है, 2R⁻²/3 कितनी होगी, 2 का आप करिए स्क्वायर, 2 का आप करिए स्क्वायर, आई थिंक ये 3/2 होता है, सॉरी 3/2 है, सॉरी 3/2 क्या पहले भी ऐसा हुआ था, शायद हो चुका है, 3/2 है, सॉरी आई एम सॉरी। तो मैं क्या करूंगा, इसका 2 ये जो है ना इसे हटाता हूं, मैं बहुत देर से परेशान कर रहा है मेरे को, तो मैं इधर ले जाता हूं, इसे स्क्वायर कर देता हूं। तो इसका क्यूब हो जाएगा दोस्तों x⁻8R⁻। अगर मैं इसे इधर ले जाऊं तो ये जाएगा 32R³ बराबर x³। अब मैं इसका रूट ले लेता हूं, वो भी क्यूब वाला, क्यूब रूट, तो ये आ गया x, ठीक है ना। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 32 की पावर 1/3 और इसकी पावर तो 1 आ जाएगी, तो ये आ गया अपना डिस्टेंस x बराबर R 32 की पावर 1/3, ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है, यहां पर हमारा ये छोटा सा सेशन खत्म हो रहा है। आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, और अगला वीडियो आएगा इसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का, यानी कि इलास्टिसिटी का। वैसे तो वो मैंने पहले ही कराया है, फिर भी वो वैसे भी एक ही वीडियो में था, फिर भी एक बार ले लेंगे, ठीक है ना, फिजिक्स 4 के अंदर भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, सी यू लेटर।